सभी छात्र और छात्राओं को नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, अपनी बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेज को आगे बढ़ाते हुए आज के पॉइंट में या आज के लेक्चर में अपना पॉइंट है मादा युग्म कोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन। मादा युग्म कोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन। Structure and development of female gametophyte। प्रिय छात्रों, सेकेंड लेसन के इस पॉइंट से पहले अपन ने नर युग्म कोद्भिद के बारे में पढ़ा है। नर युग्म कोद्भिद क्या होता है, नर युग्म कोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, इस प्रकार से अपन ने चर्चाएं की थी। आज के पॉइंट में अपन देखेंगे कि मादा युग्म कोद्भिद क्या होता है। प्रिय छात्रों, आपको पता होगा कि आवर्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन के लिए पुष्प पाया जाता है और पुष्प में मादा जननांग के रूप में जायांग पाया जाता है। यानी जो आवर्तबीजी प्लांट्स होते हैं, इन आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन के लिए क्या पाया जाता है? पुष्प पाया जाता है। और पुष्प में मैंने बताया था कि पुष्प में मादा जननांग के रूप में क्या पाया जाता है? जायांग पाया जाता है। इस जायांग को मादा जननांग कहते हैं। जायांग का निर्माण या जायांग एक या एक से अधिक अंडकों का बना होता है। अर्थात इस जायांग का निर्माण या जायांग में क्या पाए जाते हैं? अंडक। अंडक को ही अपन कह सकते हैं स्त्री केसर। अंडक या स्त्री केसर मिल करके और किसका निर्माण करते हैं? जायांग का निर्माण करते हैं। जायांग बीजांड को धारण करने वाले एक पर्ण होती है। यानी बीजांड का निर्माण होता है अंडक में। तो अंडक एक पर्ण है, एक मॉडिफाई पर्ण होती है, रूपांतरित पत्ती होती है और इस पत्ती पर बीजांड लगा होता है। इसलिए इसे गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। यानी जो अंडक होता है, इस अंडक के अंदर क्या लगा होता है? बीजांड। क्या लगा होता है? बीजांड लगा होता है। और बीजांड लगे होने के कारण अंडक को गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है गुरु बीजाणु पर्ण। ये भी इसको कहा गया है। प्रिय छात्रों, फिर दोबारा बता रहा हूं मैं कि आवर्तबीजी पादप हैं। उन आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन के लिए इन पौधों में क्या पाया जाता है? पुष्प पाया जाता है। और पुष्प का सबसे आंतरिक जो चक्र होता है, जिसे मादा जननांग के रूप में पहचानते हैं, और उसका नाम होता है जायांग। जायांग की प्रत्येक इकाई कहलाती है अंडप। अंडप का ही दूसरा नाम है स्त्री केसर। अंडप पर बीजांड लगे होते हैं।
और अंडप जो होता है वो एक रूपांतरित पर्ण होती है, रूपांतरित पत्ती होती है, इसलिए अंडप को गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। एक जायांग में अनेक अंडप पाए जाते हैं। 2 से अधिक अंडप मिल करके और जायांग का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि यदि जायांग में उपस्थित अंडप एक दूसरे से पृथक पृथक होते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं वियुक्ता अंडपी। और यदि सभी अंडप मिल करके एक समूह के रूप में पाए जाते हैं तो वो स्थिति कहलाती है युक्ता अंडपी। यानी कहने का मतलब ये अंडप है, अंडप की 2 स्थितियां बनती हैं और 2 स्थितियां क्या बनती हैं देखिए। अंडप के प्रकार, अंडप के प्रकार। और अंडप 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा? पहला होता है वियुक्ता अंडपी और सेकंड होता है युक्ता अंडपी। एक होता है वियुक्ता अंडपी, एक होता है युक्ता अंडपी। वियुक्ता अंडपी होता है उसको कहते हैं एपोकार्पस, युक्ता अंडपी को कहते हैं सिनकार्पस। इसे कहते हैं इंग्लिश में एपोकार्पस और इसे कहते हैं सिनकार्पस। अब ये क्या होता है देखिए, वियुक्ता अंडपी का मतलब ये होता है कि जायांग में 2 से अधिक अंडप पाए जाते हैं और ये 2 से अधिक अंडप एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। जब सभी अंडप एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं उस स्थिति को कहते हैं वियुक्ता अंडपी। और जब पुष्प में पाए जाने वाले सभी अंडप आपस में मिलकर एक गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, एक समूह के रूप में पाए जाते हैं, तो उन अंडपों का संपूर्ण जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उस स्थिति को कहते हैं युक्ता अंडपी। अंडप कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, एक वियुक्ता अंडपी और एक युक्ता अंडपी। अब आगे चलते हैं। जो अंडप होता है, अंडप के 3 भाग होते हैं। अंडप जो होता है, या अंडप को ही अपन कह सकते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं के भाग। और अंडप के कितने भाग हैं? 3 कौन कौन से हैं देखिए। इसमें सबसे निचला भाग होता है वो फूला होता है और उसे कहते हैं अंडाशय, ओवरी। इसे कहते हैं ओवरी। सेकंड होता है, ये होता है वर्तिका, और वर्तिका को इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल। और तीसरा होता है वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र को कहते हैं स्टिग्मा। इस प्रकार से अंडप 3 भागों में बटा होता है। नीचे का भाग इस प्रकार से हो सकता है, देखिए ये एक लंबी नलिका जैसी स्ट्रक्चर होती है और इस लंबी जो नलिका नुमा संरचना है, इसका नीचे का भाग ऐसे बल्ब के समान फूला होता है। नीचे का भाग फूला हुआ है। ऊपरी जो भाग होता है वो फनल की स्ट्रक्चर में होता है। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार से संरचना होगी और इस ऊपर वाली संरचना को कहते हैं अपन वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं इसको? वर्तिकाग्र। इसको कहते हैं वर्तिका। और सबसे जो निचला भाग होता है ये कहलाता है अंडाशय। इस प्रकार से अंडप 3 भागों में बटा होता है। अब बात आती है जो अंडाशय होता है, ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय के भीतर गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं और इन गोलाकार संरचनाओं को बीजांड कहते हैं। ये जो बीजांड होता है ये अंडाशय की भित्ति से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? अंडाशय की भित्ति से जुड़ा होता है। और जिस व्रंतनुमा संरचना से जुड़ा होता है, जहां से जुड़ा होता है,
उसको कहते हैं बीजांडासन। क्या कहते हैं? बीजांडासन। और उस वरंत को कहते हैं बीजांड वरंत। देखिए, ये अंडाशय की भित्ति है, दीवार है, और इस दीवार से एक तंतु निकलता है और ये इस तंतु से एक गोल संरचना जुड़ी होती है। इस प्रकार से गोलाकार संरचना जुड़ी होगी और ये गोलाकार जो संरचना होती है ये कहलाती है बीजांड। इस गोलाकार संरचना को तो कहते हैं बीजांड। बीजांड, ध्यान रखना, ये जो बीजांड होता है इस बीजांड को गुरु बीजाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। सॉरी, इस बीजांड का दूसरा नाम है गुरु बीजाणु धानी। और गुरु बीजाणु धानी में किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का। जिस प्रकार से आपने देखा था कि जो नर युग्मक होता है उस नर युग्मक का निर्माण होता है लघु बीजाणु धानी में, वैसे ही मादा युग्मक का निर्माण होता है गुरु बीजाणु धानी में। और गुरु बीजाणु धानी में किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का। और गुरु बीजाणु को ही क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। आगे देखिए, यहां पर देखिए, ये जो आपको एक तंतुनुमा संरचना दिख रही है, ये तंतुनुमा संरचना कहलाती है बीजांड वृंत। इसे कहते हैं बीजांड वृंत। अभी बीजांड वृंत जहां से जुड़ा होता है, ये जिस स्थल से जुड़ा होता है, ये स्थल कहलाता है बीजांडासन। इसे कहते हैं बीजांडासन, या इसी को कहते हैं प्लेसेंटा। इसी को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। तो गोलाकार संरचना होती है वो कहलाता है बीजांड। बीजांड जिस स्थान से जुड़ा होता है वो स्थल कहलाता है बीजांडासन या प्लेसेंटा। जिस वृंतनुमा संरचना से लगा होता है उस लंबी धागे नुमा संरचना को कहते हैं बीजांड वृंत। आपको यह भी पता है बीजांड वृंत बीजांड के जिस स्थल से जुड़ा होता है उसे कहते हैं नाभिका। यहां पर देखिए, ये जो स्थल है यहां पर जो अंडाशय की भित्ति से जुड़ा होता है, ये अंडाशय की भित्ति वाला स्थल तो कहलाता है बीजांडासन। लेकिन यहां देखिए, ये जो बीजांड वृंत बीजांड के जिस स्थल से जुड़ा होता है, यहां से जुड़ा होता है, इस स्थल को कहते हैं नाभिका। क्या कहते हैं? नाभिका। यहीं पर आपको पता है कि जहां पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है, बीजांड वृंत जहां पर जुड़ता है वहां पर एक उभार नुमा संरचना पाई जाती है, एक उभरी नुमा संरचना पाई जाती है। उस उभरी नुमा संरचना को कहते हैं रेफे। यानी मैं क्या कह रहा हूं, ये बीजांड वृंत जिस स्थल से जुड़ता है, बीजांड के जिस स्थल से जुड़ता है, यहां पर एक उभरी हुई संरचना होती है। कैसी होती है? उभरी हुई संरचना। उभरी हुई संरचना होती है और उस उभरी हुई संरचना को, इस उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? रेफे कहते हैं। क्लियर? यहां तक की बातें आपके क्लियर हो चुकी होंगी। क्या कहा? अंडाशय में गोल संरचना होती है, वो गोल संरचना कहलाती है बीजांड। बीजांड को ही क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस गोल संरचना में गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। बात यह आती है, गुरु बीजाणु या बीजांड जिस वृंत से जुड़ा होता है उसे कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत अंडाशय की भित्ति से जहां से जुड़ता है वो कहलाता है बीजांडासन। और बीजांड वृंत बीजांड के जिस स्थल से जुड़ता है उसे कहते हैं नाभिका। नाभिका वाली जो जगह होती है उस जगह पर एक उभरी हुई संरचना होती है, उस उभरी हुई संरचना को कहते हैं रेफे। तो ध्यान रखना, नाभिका का दूसरा नाम हाइलम भी है। दूसरा, इस नाभिका को इंग्लिश में हाइलम भी कहते हैं। हाइलम, ध्यान रखना, एक होता है हाइमन झिल्ली जो मानव मादा की वेजाइना में होती है, वो हाइमन झिल्ली है। ये है हाइलम। तो नाभिका का दूसरा नाम क्या है? हाइलम भी है।
इस हाइलम वाली जगह पर जो उभरी हुई संरचना होगी, जो उभार नुमा संरचना होगी, वो कहलाती है रेफे। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है, संरचना देता है और ये पूछता है रेफे नामक संरचना किसका भाग होता है। तो किसका भाग होता है? बीजांड का भाग होता है। अब बात यह आती है जो यह वर्तिकाग्र होती है, यह वर्तिकाग्र कीपनुमा होती है इसकी संरचना। इसकी संरचना कैसी होती है? कीपनुमा। इसकी संरचना कीपनुमा होगी और इसका कार्य होगा परागण के समय, जब परागण क्रिया होती है उस समय पराग कणों को ग्रहण किया जाता है। जब परागण क्रिया होती है, परागण क्रिया के समय पराग कणों को या पराग कण आकर के कहां गिरते हैं? वर्तिकाग्र पे गिरते हैं। क्योंकि आपको संरचना देखी होगी कि ये एक खड्डे नुमा संरचना होती है और इस खड्डे नुमा संरचना पे आके क्या गिर जाते हैं? पराग कण आके गिर जाते हैं। तो परागण क्रिया के समय वर्तिकाग्र पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करती है। जो वर्तिका होती है, यह वर्तिका पराग नलिका को मार्ग प्रदान करती है, मार्ग प्रदान करेगी और बाहरी आघातों से उस पराग नलिका को क्या करती है? बचाती है। इसी प्रकार से जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय में बीजांड होता है और बीजांड में मादा युग्मक पाया जाता है। इस प्रकार से अंडक के तीनों भाग पाए जाते हैं। अब आता है, बढ़िया पॉइंट है और एग्जाम के अंदर कई बार 1 नंबर में डायग्राम पूछ लेता है और कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। वेरी मोस्ट है और इसका नाम है, इसका पॉइंट है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना और इसे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स वेरी मोस्ट पॉइंट है। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बीजांड का नामांकित चित्र बनाते हुए संरचना का वर्णन कीजिए। और कई बार बोर्ड में बीजांड का केवल नामांकित चित्र पूछता है, वो 1 नंबर का आता है। देखिए, आवर्तबीजी पादपों में बीजांड की संरचना होती है, वो जटिल होती है। और बीजांड तो देखा होगा आपने, बीजांड की यदि संरचना देखें तो देखिए इस प्रकार से होता है। यह अंदर एक गोल संरचना होगी, एक गोल संरचना है और इस गोल संरचना के चारों तरफ इस प्रकार से आवरण होते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। यहां पर देखिए, यहां पर 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इधर भी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं और यहां पर 1 कोशिका होती है और इस 1 कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। ये बीजांड है, इसका नामांकित, इसका अपन लेवल कर लेते हैं। ये कहलाता है अध्यावरण। अध्यावरण, ये बाहरी अध्यावरण है और ये आंतरिक अध्यावरण है। ये इसका जो शरीर है वो कहलाता है बीजांडकाय। बीजांडकाय। इधर ये गोलाकार संरचना होती है, ये कहलाता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश। यहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं तो यहां से बना हुआ जो छिद्र होता है, ये छिद्र कहलाता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। ये तीनों कोशिकाओं का जो समूह है ये कहलाता है अंड समुच्चय। ये कहलाता है केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका। और ये कहलाती हैं प्रतिमुखी कोशिका।
बीजांड द्वार से जस्ट अपोजिट वाला जो भाग है ये कहलाता है निभाग, ये कहलाता है बीजांड वृंत। क्या कहलाता है? बीजांड वृंत। तो इस प्रकार से ये एक परिपक्व बीजांड की संरचना है। कई बार बोर्ड में ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। देखिए, आवर्तबीजीय पादपों में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है। इस गोलाकार संरचना को कहते हैं भ्रूणकोश, थैलेनुमा संरचना होती है। इस भ्रूणकोश के चारों तरफ आवरण पाया जाता है। इस आवरण को कहते हैं अध्यावरण। बाहर वाला ये जो है वो बाहरी अध्यावरण कहलाता है और ये कहलाता है आंतरिक अध्यावरण। बीजांड का जो संपूर्ण शरीर होता है, ये संपूर्ण शरीर मर्दूतकी कोशिकाओं का बना होता है, जो जीवित कोशिका होती हैं, जो लगातार विभाजन करती हैं। उस संपूर्ण शरीर को, जो मर्दूतकी कोशिकाओं का बना होता है, उसको कहते हैं बीजांड काय। यानी बीजांड काय का मतलब होता है शरीर, बीजांड का शरीर। और बीजांड काय होता है वो कौन सी कोशिकाओं से बना होता है? मर्दूतकी कोशिकाओं से। मर्दूतकी कोशिकाओं की आपने विशेषता पढ़ी होगी। मर्दूतकी कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो जीवित होती हैं और जिनमें केंद्रक स्पष्ट होता है, जीवद्रव्य सघन होता है, और ये कोशिकाएं लगातार क्या करती हैं? विभाजन करती हैं। ऐसी कोशिकाओं को मर्दूतकी कोशिकाएं कहते हैं। यहां पर देखिए, एक ऐसी जगह होती है जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है, और अध्यावरण अनुपस्थित होता है वहां पर एक छिद्र बन जाता है, और उस छिद्र को कहते हैं बीजांड द्वार, जिसे माइक्रोपाइल भी कहते हैं। बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला भाग, जो ऊपरी भाग होता है, यह भाग कहलाता है निभाग, और निभाग बीजांड का आधार्य भाग होता है, आधार भाग होता है। इसके बाद में देखिए आप, यहां जो गोलाकार संरचना थी जिसे अपन भ्रूणकोश कहते हैं, इस भ्रूणकोश में बीजांड द्वार की तरफ जो 3 कोशिकाओं का समूह होता है, इन 3 कोशिकाओं के समूह को कहते हैं अंड समुच्चय। और अंड समुच्चय में 3 कोशिकाएं होती हैं। इनमें जो बीच वाली जो कोशिका होती है, जो मध्य वाली कोशिका होती है, वो मध्य वाली कोशिका कहलाती है अंड कोशिका। कौन सी कोशिका? अंड कोशिका कहलाती है, जिसे मादा युग्मक भी कहते हैं। अंड कोशिका के दोनों ओर जो साइड में, पार्श्व में जो 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं सहायक कोशिका। ये दोनों जो कोशिका हैं, इधर वाले और इधर वाले, इनको कहते हैं सहायक कोशिका। और जो बीच वाली जो कोशिका होती है वो कहलाती है अंड कोशिका। इधर निभाग की तरफ जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो कहलाती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। और प्रतिमुखी कोशिकाओं का कोई भविष्य नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं होता है, और परिवर्धन के दौरान ये प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं, अपाशित हो जाती हैं। इसके बाद में देखिए, भ्रूणकोश के मध्य भाग में एक कोशिका होती है जिसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं, और केंद्रीय कोशिका में 2 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। इस प्रकार से एक भ्रूणकोश में 7 कोशिका होती हैं और 8 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि परिपक्व भ्रूणकोश की स्थिति होती है। और परिपक्व भ्रूणकोश की स्थिति का मतलब यह है कि परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिका होती हैं। 7 कोशिका काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोशिका हैं, लेकिन केंद्रकों की संख्या होती है 8। और 8 देखिए, 1 2 3 4 5 6 6 2 कितने हैं? 8 केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रकार से बाद में जब परिवर्धन होता है, उस समय दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में संलयन हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और दोनों केंद्रकों के संलयन के बाद वो कहलाता है द्वितीय केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम भी मौजूद है, और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया, संरचना का वर्णन बता दिया। तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। इसको आप थोड़ा सीरियसली लेकर के तैयार करना। कल पढ़ेंगे अपन बीजांड के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। और बीजांड के जो प्रकार हैं वो लगभग आपके 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार कौन कौन से पौधों में पाए जाते हैं, कौन से टाइप के बीजांड की क्या विशेषता है, ये कल अपन देखेंगे। कल के लेक्चर में अपन बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे। तो प्रिय छात्रों,
आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू। ओके।